नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं टेक्निकल एग्जाम गुरुजी से शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वे हैं 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। मित्रों, आपको पता होगा कि इससे पहले जो मैंने वीडियो अपडेट किया था वे वीडियो था 1858 का भारत शासन अधिनियम। यार दोस्तों, ऐसा क्या हो गया कि 1858 के अंदर भारत शासन अधिनियम पारित करता है अंग्रेज सरकार, और मात्र 2 या 3 साल बाद में उसे वापस एक नया अधिनियम पारित करना पड़ता है। ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या खलबली मच गई थी ब्रिटिश काउंसिल के अंदर कि बार बार वो उनको लेकर भारत के अंदर कुछ कानून बनाने की प्रक्रिया को चेंज करता जा रहा था रेगुलर। हाँ दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश के एक बार तो होश उड़ गए थे कि भारतीय लोग अब हमारी बहकावे में नहीं आने वाले हैं। भारतीय लोग काफी समझदार हो गए थे। अंग्रेजों के द्वारा जो बार बार भारतीयों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, बार बार धमकाया जा रहा था, भड़काया जा रहा था, उन सबसे भारतीय लोग काफ़ी समझदार हो गए थे और इसलिए अंग्रेजों को अब भारत में कानून बनाने के लिए बार बार नियमों को बदलाव करना पड़ रहा था। और इसी बदलाव को लेकर 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने एक बार फिर से भारत के अंदर नया विधि परिवर्तन करते हुए नया अधिनियम पारित किया था और इस अधिनियम का जो नाम रखा गया था वह था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम। मित्रों, मैं आपको बहुत ही अच्छी और जानकारी डिटेल से दूंगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम नहीं पढ़ा है तो आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट जरूर बनता है, एक बार इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप 1858 का भारत शासन अधिनियम, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पूरा देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको अगर शेड्यूल और सिस्टम तरीके से अगर आपको स्टडी करनी है तो एक बार जरूर हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो अपडेट होते हैं उनका अध्ययन जरूर करें। प्रति अंग्रेज सरकार जो कानून बनाने जा रही थी उसमें बहुत कुछ भारतीयों का सहयोग लेने के लिए उन्होंने नई नीति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और उसका नाम दिया गया था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो दोस्तों, वैसे तो आपको मैं बता देता हूं कि ये जो नियम बनाया गया था काफी महत्वपूर्ण नियम था, क्योंकि इस नियम के अकॉर्डिंग हमें भारतीयों को क्या क्या शासन मिला था, भारतीयों को क्या बेनिफिट होता है, अंग्रेजों को क्या बेनिफिट होता है, सब कुछ आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैं एक बार यहां लिख रहा हूं, आप इनकी कॉपी जरूर कर लीजिएगा। विधि निर्माण में त्रुटि, इसका जो पहला पॉइंट था वह था विधि निर्माण में त्रुटि। बिल्कुल, विधि निर्माण में त्रुटि, बिल्कुल। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अंग्रेज लोग अभी तक जितने भी विधि का निर्माण कर चुके थे उसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी खामियां थी। उन खामियों को दूर करने के लिए उन्होंने जो एक नया अधिनियम लेकर आए थे उसका नाम दिया था भारतीय परिषद अधिनियम। यानी इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह था कि विधि निर्माण में अब तक जो त्रुटियां आई थी उस त्रुटियों में सुधार किया गया था। तो प्रश्न ये बनता है कि कौन से अधिनियम या कौन से अधिनियम परिषद, कौन से परिषद अधिनियम के द्वारा, कौन से अधिनियम के द्वारा भारत के अंदर विधि निर्माण त्रुटि में संशोधन किया गया था। तो उसका जो नाम रखा गया था वो था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसका जो पहला पॉइंट था मुख्य जो पॉइंट था वो था हमारे भारत के अंदर विधि निर्माण में जो त्रुटियां थी उस त्रुटियों में जो संशोधन किया था उसके लिए जो कानून लेकर आए थे उसका नाम रखा था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण कारक था वो था वायसराय को निषेधात्मक शक्ति। बिल्कुल, इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण था वह था वायसराय को निषेधात्मक शक्ति। दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? निषेधात्मक का मतलब क्या होता है? निषेधात्मक का मतलब यहां पर है कि वायसराय को यहां वीटो पावर दिया गया था। क्या दिया गया था? वीटो पावर दिया गया था। यानी अब वायसराय अपनी इच्छा अनुसार प्रांतों का निर्माण कर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार नए प्रांत बना सकता है, पुराने प्रांतों को समाप्त कर सकता है, कोई भी अध्यादेश पारित कर सकता है। ऐसे कुछ थोड़ी शक्ति दी गई थी भारत के अंदर। तो वायसराय को प्रश्न बनता है, प्रश्न ये बनता है कि मान लीजिए प्रश्न आ जाता है कि कौन से अधिनियम के द्वारा भारत के अंदर वायसराय को अध्यादेश पारित करने का कानून दिया गया था या मंजूरी पर प्रावधान करने का प्रावधान किया गया था। तो हमें राइट करना पड़ेगा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, इसी प्रकार जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूं।
तीसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट था वो था विधान परिषद का गठन करना। विधान परिषद का गठन करना। देखो मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। पहला पॉइंट विधि का निर्माण, आप सबको समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट था वायसराय को निषेधात्मक शक्ति देना, यानी वीटो पावर दिया गया था। और तीसरा था विधान परिषद का गठन करना। बिल्कुल, लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, बड़ा दिमाग लगाया था इस अधिनियम को बनाने में। लॉर्ड कैनिंग ने ये क्या था कि भारत के अंदर विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी थी। यानी प्रश्न आता है कि कौन सी अधिनियम के द्वारा भारत में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था। तो हमें राइट करना पड़ेगा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग ने यहां पर विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी थी। अब दोस्तों, आपको यह तो पता चल गया होगा कि 3 महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको लिखा दिए हैं कि 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम का जो मेन मोटिव क्या था, मेन लक्ष्य क्या था, वो था सबसे पहले विधि का निर्माण करना, दूसरा था वायसराय को निषेधात्मक शक्ति देना, तीसरा था विधान परिषद का गठन करना। अब भारतीयों को क्या मिला, अब भारत को क्या मिला वो मैं यहां लिख रहा हूं। भारत को क्या मिला दोस्तों, कानून भी लेकर आए थे, तो भारत को क्या मिला था इसके बारे में थोड़ा अपन जानकारी ले लेते हैं, ताकि वीडियो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले भारत के अंदर प्रतिनिधि संस्था का जन्म होता है। भारत के अंदर प्रतिनिधित्व संस्था का जन्म होता है। संस्था का जन्म होता है। मित्रों, आपने कई बार सुना होगा प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है। प्रतिनिधित्व का मतलब यहां पर है कि भारतीय लोगों को विधान परिषद में बैठने की अनुमति मिल गई थी। ब्रिटिश काउंसिल में वो बैठ सकते थे। सहयोग नीति, जिसको अपन बोलते हैं सहयोग नीति, देखिए क्या किया था लॉर्ड कैनिंग ने, बहुत अच्छा दिमाग लगाया था यार। लॉर्ड कैनिंग ने ये दिमाग लगाया था, बोले यार अगर हमें भारत में कानून करना है, अगर हमें भारत में अपना शासन चलाना है, देखिए सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया तो फिर भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि भाई हमें ना ब्रिटिश कंपनी जो थी वो कंपनी काम नहीं करेगी, और अब हम भारतीय यानी ब्रिटिश काउंसिल है, ब्रिटिश संसद है, उनका क्षेत्राधिकार भारत के अंदर होगा। फिर लॉर्ड कैनिंग को ये लगता है कि यार अगर हमें भारत के अंदर राज करना है, अगर हमें भारत के अंदर व्यापार करना है, तो कुछ न कुछ तो भारतीयों का सहयोग लेना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ये दिमाग लगाया था कि बोले यार भारत के अंदर प्रतिनिधित्व संस्था का जन्म देना। इसका मतलब उन्होंने भारतीय लोगों को संसद में बैठने का अधिकार बनाया था। संसद में मंत्री बना दिए, किसी को क्या बनाया, यानी कहते ना अपन के मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष बनते हैं वो बनाना उन्होंने गठित करना शुरू किया था। तो यानी भारत के अंदर प्रतिनिधित्व संस्था का जन्म शुरू हुआ था। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण जो लक्ष्य रहा था वे था वायसराय को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की। बिल्कुल, यानी अब भारत के अंदर वायसराय अब अपना खुद का कानून बना सकता है, नए प्रांतों का गठन कर सकता है, समाप्त कर सकता है, जो भी उसे कानून बनाना है उसके अनुसार वो निर्णय ले सकता है, उसके अनुसार वायसराय के अनुसार अध्यादेश पारित कर सकता है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण लक्ष्य था वह था वायसराय को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। तीसरा इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है भारत के अंदर मंत्रिमंडल प्रशासन की नींव पड़ी थी। बिल्कुल, कई बार प्रश्न आता भाई। प्रश्न यह आता है कि भारत के अंदर मंत्रिमंडल प्रशासन की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी थी। तो हमें राइट करना पड़ेगा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। बिल्कुल, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा भारत के अंदर मंत्रिमंडल प्रशासन की नींव पड़ी थी। यानी कहने का मतलब हर व्यक्ति को अलग अलग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई थी, और ऐसा पहली बार हुआ था 1861। बिल्कुल, लॉर्ड कैनिंग ने यहां पर फिर अपना एक दिमाग इस्तेमाल किया।
लॉर्ड कैनिंग ने बोला कि अगर हम भारतीयों का सहयोग ले रहे हैं, अगर हम भारतीयों के साथ मिलकर अगर हम कंपनी का शासन चलाते हैं, तो इसमें भारतीय लोगों को डिपार्टमेंटली हमें उनका सहयोग लेना पड़ेगा। इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग व्यक्ति को जैसे अधिकार दिए गए थे। जैसे अपन कहते हैं ना कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय विभाग बनाता है, कपड़ा मंत्री अलग बनाता है, शिक्षा मंत्री का विभाग अलग बनाता है, सूचना प्रसारण मंत्री का विभाग अलग बनाता है, वित्त मंत्री का विभाग अलग बनाता है। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी फॉर्मेट को यहां पर अपनाया गया था। तो प्रश्न आता है कि भारत के अंदर किस अधिनियम के द्वारा मंत्रिमंडल प्रशासन की नींव पड़ी थी? तो हमें राइट करना पड़ेगा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रशासन को मजबूती मिली थी, प्रशासन को मजबूती भी मिली थी। ठीक है, प्रशासन को मजबूती मिली थी, ये आप विशेषकर ध्यान रखना। यानी प्रशासन को इस अधिनियम के द्वारा मजबूती भी मिली थी। अब दोस्तों देखिए, वायसराय को यहां कानून बनाने की सत्ता तो दी गई थी। अब क्या होता मैं आपको यहां बताता हूं। देखिए मित्रों, यहां पर वायसराय अपना खुद का कानून बना सकता है। इसलिए क्या क्या था कि यहां पर वायसराय के अंदर सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई थी, यानी सदस्य संख्या निर्धारित की थी। बिल्कुल, अब यहाँ वायसराय को जिम्मेदारी दी गई थी भारत के अंदर कानून बनाने की। तो अब ऐसा तो नहीं है कि भारत छोटा सा प्रदेश था कि एक अकेला व्यक्ति कानून बनाने का या 2-4 व्यक्ति कानून बनाने का। तो इसलिए वायसराय पर जिम्मेदारी बढ़ गई थी और इस जिम्मेदारी को समाप्त करने के लिए वायसराय को जिम्मेदारी को समाप्त करने के लिए सदस्य संख्या में बढ़ोतरी की गई। और सदस्य संख्या इस प्रकार निर्धारित की गई कि न्यूनतम जो संख्या थी वो 6 रखी गई थी। न्यूनतम संख्या कितनी रखी थी? न्यूनतम संख्या 6 रखी थी और अधिकतम संख्या 12 रखी थी, और अधिकतम संख्या 12 रखी थी। कई बार प्रश्न आता है, प्रश्न ये आता है कि किस अधिनियम के द्वारा वायसराय के सदस्य न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम संख्या 12 निर्धारित की गई थी? तो हमें राइट करना पड़ेगा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। न्यूनतम संख्या तो 6 निर्धारित कर दी और अधिकतम संख्या 12 निर्धारित कर दी। और देखिए दोस्तों, मैंने यह बोला विधि के निर्माण में जो त्रुटि थी उसे सुधारा गया था। बिल्कुल, अभी तक 4 लोग मिलकर विधि का निर्माण करते थे, लेकिन इसमें संख्या 1 की बढ़ोतरी की गई, यानी अब हो गए 5 लोग। कितने लोग हो गए? 5। बिल्कुल, विधि के निर्माण के लिए एक नया विभाग गठित किया गया और जिसमें सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की कर दी, यानी यहां पर जो सदस्य संख्या हो गई थी वो टोटल 5 हो गई थी। तो 5 तो यहां पर है, 12 यहां पर है। इस प्रकार कुल मिलाकर 17 सदस्यीय समिति का गठन हो गया था। ठीक है, 17 सदस्यीय समिति का गठन हो गया। तो ये कई बार प्रश्न आता है, आप बिल्कुल विशेषकर ध्यान रखें। अब दोस्तों सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, इन 17 सदस्य में से आधे जो सदस्य थे वे गैर सरकारी होंगे। आधे सदस्य कौन से होंगे? आधे जो सदस्य होंगे वे गैर सरकारी होंगे। आप इसका विशेषकर ध्यान रखना, यानी आधे जो सदस्य होंगे वे गैर सरकारी सदस्य होंगे। दोस्तों ये भी कहा गया था कि संकट काल के दौरान वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है और वे अध्यादेश जो भी जारी करेगा वे 6 माह तक वैलिड होता। तो कई बार प्रश्न आता है कि वायसराय को संकट काल के दौरान अध्यादेश जारी का संबंधित प्रावधान कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो हमें राइट करना पड़ेगा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसके द्वारा वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है और वो अधिकतम 6 माह तक लागू रहेगा। तो जैसे बंबई और मद्रास के जो प्रांत थे उनको कानून बनाने की सत्ता दी गई थी, तो ऐसा मान लिया गया। तो मान लीजिए कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका बिल्कुल विपरीत कर दिया था। जहां 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान बंबई और मद्रास की जो सत्ता थी उसको कानून बनाने की सत्ता को नहीं रोक दिया गया था, वही यहां पर कानून बनाने की सत्ता दी गई थी। दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने 3 व्यक्तियों को नामित भी किया था। तो कई बार प्रश्न आता है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल समझा रहा हूं। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 सदस्यों को नामित किया था। 3 सदस्यों को नामित किया था। तो कई बार प्रश्न आता है, यानी लॉर्ड कैनिंग ने अपने प्रशासन में 1862 में 3 भारतीय सदस्यों को नामित किया था। वे 3 भारतीय सदस्य कौन थे उनके बारे में डिटेल दिख रहा हूं। पहला जो पॉइंट था वे था बनारस के राजा।
बिल्कुल। दूसरा जो पॉइंट था वे था पटियाला के महाराज, पटियाला के महाराजा, बिल्कुल। और जो तीसरा पॉइंट था वे था सर दिनकर राव, सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया, मनोनीत किया। यह आप हमेशा ध्यान रखना, यानी इन तीनों को विधान परिषद में मनोनीत किया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इसी एक्ट के जरिए भारत के अंदर विधान परिषद का गठन हुआ था। तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत के अंदर विधान परिषद का गठन कब और कहां पर हुआ था। ठीक है, कई बार प्रश्न बनता है, तो बहुत जरूरी है कि भारत के अंदर विधान परिषद का गठन कब हुआ था जी। तो मैं लिख रहा हूं, इस अधिनियम के द्वारा भारत में विधान परिषद का गठन हुआ था, भारत में विधान परिषद का गठन हुआ था। बिल्कुल, इसी अधिनियम के द्वारा भारत में विधान परिषद का गठन प्रारंभ हुआ था। आप ऐसे मान लीजिए प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल। और इसी अधिनियम के द्वारा 1862 में बंगाल विधान परिषद का गठन हुआ था। 1862 में बंगाल विधान परिषद का गठन, बंगाल विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1862 में हुआ था। ठीक है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत विधान परिषद का गठन कब हुआ था? विधान परिषद का गठन बिल्कुल 1866 में हुआ था। इसी प्रकार पंजाब विधान परिषद का गठन हुआ था। इसी प्रकार पंजाब विधान परिषद का गठन हुआ था 1897 में। कब हुआ था? 1897 में। तो चलिए मित्रों, आज के वीडियो में हमने जो पढ़ा था वे पढ़ा था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगर मित्रों आपको हमारा पढ़ाया हुआ हमारे टॉपिक अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।